क्लास स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ब्रॉन्ज कल्चर। सो नॉट जस्ट द ब्रॉन्ज कल्चर बट ओवरऑल हम पूरे की पूरे आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पॉटरी और स्कल्पचर से इन एंशियंट इंडिया। कौन से स्कल्पचर्स कहाँ पे पाए गए, कौन सी टेक्निक्स को यूज करा जाता था, अलॉन्ग विद दैट किस तरीके की पॉटरी आपको एंशियंट इंडिया में, स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पार्ट में देखने को मिली, एंड अलॉन्ग द पार्ट उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट सिविलाइजेशन आए वहां पर। कहानी की शुरुआत होती है ब्रॉन्ज स्कल्पचर से, जहां पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम कभी भी बात करते हैं, स्कल्पचरिंग के अलावा भी स्पेसिफिकली दो तीन चीजों में बहुत ज्यादा मास्टरी थी, या टेक्निक में जो इंडियन आर्टिस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दे हैड सम ग्रेट वर्क। ठीक है, किस तरीके से जो स्कल्पचरिंग थी टेराकोटा और स्टोन में तो होती ही होती थी, उसके अलावा ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत प्रोमिनेंट होती थी। यहाँ पे अगर हम बात करें जो टेक्निक यूज करते थे ये लोग इस ब्रॉन्ज स्कल्पचर में, ब्रॉन्ज पार्ट में, उसको हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सिरे पर्ड्यू प्रोसेस बोलते थे, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ये एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम किया जाता था। अब इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक में काम कैसे करते थे, ये लोग एक मोल्ड बनाते थे वैक्स का, जिसमें एक हल्का सा, दे यूज टू मेक अ स्मॉल इंडेंटेशन, एक छोटा सा होल बना देते थे उस पूरे के पूरे वैक्स के मोल्ड में, जिसमें हॉट मेटल या हॉट ब्रॉन्ज को, जो लिक्विड ब्रॉन्ज उसको पोर किया जाता था, ताकि जो भी आपका स्कल्पचर बन रहा है ब्रॉन्ज का उसकी शेप आ जाए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो गर्म लिक्विड होता था, जो वैक्स है दैट कुड बी मेल्टेड अवे। ब्रॉन्ज बेसिकली एक अलॉय होता है कॉपर और टिन का, एंड कभी कभार इसमें जिंक को भी ऐड कर दिया जाता था, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स वाज कॉपर। अब क्योंकि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में कॉपर इतना ज्यादा ऐड किया जाता था, इसी कारणवश अगर हम कहीं पे भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स देखेंगे तो आप एक खासियत जानोगे हर ब्रॉन्ज स्कल्पचर के एरिया के बारे में, कि जहां पे भी कॉपर माइंस होंगी ना, वहां पे आपको ब्रॉन्ज स्कल्पचर बहुत इजीली पाया जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर की जो स्टैचुएट्स है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म में कंटिन्यूसली पाए गए अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सेकेंड सेंचुरी सीई से लेके 16 सेंचुरी सीई तक, और जिसमें जितनी भी इमेजेस हैं ये या तो किसी न किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करी जाती थी, या फिर किसी न किसी रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए। अब काम कैसे किया जाता था अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो मेटल कास्टिंग का प्रोसेस है इसको नॉट जस्ट फॉर द ब्रॉन्ज स्कल्पचर लेकिन बर्तन बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। अब अगर हम फर्दर जाएं, अमंग्स द मोस्ट फेमस वंस जो हमको मिले हैं भाई, कौन से अरीना में मिले हैं, किस किस पार्ट में हमको ये स्कल्पचर्स मिले हैं, हमारे पास था डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू जो हमको मोहनजोदारो में देखने को मिला, जो कि इंडस वैली आर्ट का स्कल्पचर का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल था। इसके साथ साथ हमको ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो थे वो अलग अलग स्टेट्स में 2500 बीसी के अराउंड इस पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिले टिल 1500 बीसी। तो त्रिभागा जो इमेज थे, जो त्रिभंगा पोज हम जिसको बोलते हैं, दैट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो डांसिंग गर्ल का देखने को मिला, जिसकी हाइट थी 4 इंच। ठीक है, उसके बाद जो दाइमाबाद में चैरियट्स देखने को मिले, चैरियट्स मतलब जो हम लोगों को घुड़सवार वगैरह वो देखने को मिले 1500 बीसी के अराउंड, वो देखने को मिले। जैन तीर्थंकर के हमको अलग अलग स्टैच्यूज देखने को मिले जो चौसा में पाए गए, जो कि कुषाण पीरियड को बिलोंग करते थे, सेकेंड सेंचुरी सीई में। इमेजेस जहां पे मॉडलिंग मैस्कुलिन ह्यूमन फिजिक को डिपिक्ट करा गया, वो आपको इन जैन तीर्थंकरों के इमेजेस में देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक रिमार्केबल डिपिक्शन था आदिनाथ या वृषभनाथ का, जो पहले तीर्थंकर थे, जहां पे उनके लॉन्ग हेयर दिखाए गए थे। यूजुअली जो जैन तीर्थंकर होते हैं, टीचर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, उनके शॉर्ट कर्ली हेयर दिखाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे स्कल्पचर्स थे जहां पे इन टर्म्स ऑफ द प्रॉमिसिंग फीचर्स देयर वर लॉन्ग हेयर, थिक ब्रेड्स जो दिखाई गई। इसके अलावा अगर हम ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो हमको बहुत सी जगह में नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली यूपी बिहार में, बुद्धा की, गौतम बुद्धा की इमेजेस अलग अलग जगह देखने को मिले। स्टैंडिंग बुद्धा हमको देखने को मिले अभय मुद्रा में। अलोंग विद दैट जो उनका रोब होता था, जो संगति थी, वो उनके शोल्डर्स पे रैप होता था, जिसको वो अपने राइट आर्म में लेकिन वो कवर करते थे। दूसरा एंड जो होता था रोप का पूरा लेफ्ट आर्म ढकता था, मतलब द एंटायर लेफ्ट आर्म वाज कवर्ड। और एक ड्रेप जो होता था वो उनके लेफ्ट आर्म पे होता था। क्लोथ्स जो थे बुद्धा के फिगरीन वो काफी थिन होते थे, और जो उनके फीचर्स थे बहुत प्रोपोर्शनेट फीचर्स दिखाए जाते थे, विद अ वेरी वेरी यूथफुल फेस।
इसी के साथ साथ जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे धानेसर में, खेड़ा में, यूपी में, यहाँ पे सारी जगहों पे देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली मथुरा स्टाइल की अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे, यहाँ पे ड्रॉपिंग डाउन कर्व्स होंगे। जहाँ पे आप सुल्तानगंज बिहार में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखोगे, वहां पे सारनाथ स्टाइल का स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे ड्रेपरी, जो आपका ड्रेप होगा वो कम ड्रेप्स होंगे, अपर बॉडी में यूजुअली कोई कवरिंग नहीं होगी। ऐसे बुद्धा के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो आपको पोपनार महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे वो वकाटाका इमेजेस थे, जो कि गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी थे। यहाँ पे 3rd सेंचुरी में आपको अमरावती स्टाइल देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ साथ जो इमेजेस हैं, दे वर वेरी पोर्टेबल, उनको मंक्स कैरी करते थे अलग अलग जगहों पे पर्सनल वर्शिप के लिए, इंस्टॉल किया जाता था विहारा में। तो अगर हम कभी भी विहार की बात करते हैं, विहार होता था बुद्धिस्ट मंक्स का प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। चैत्य होता था उनका प्रेयर हॉल, मोनास्ट्री होता था उनका स्कूल, और उनका विहारा होता था द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहां पे वो लोग रुक सकते थे, अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब अगर आप ये ब्रॉन्ज स्टैचूज देखोगे, दिस इज द डांसिंग गर्ल इमेज जो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिला। ये पहले जो जैन तीर्थंकर थे उनका इमेज है। ये सारे के सारे बुद्धा इमेजेस हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला इमेज स्पेसिफिकली इज फ्रॉम बिहार, क्योंकि लेस ड्रेपरी है। ये वाला मथुरा स्टाइल में है, जहां पे आप देख सकते हो कि कितने प्रोमिनेंट ड्रेप्स दिए गए हैं, और इन ड्रेप्स को किस तरीके से आर्म के थ्रू शोल्डर्स पे डाला गया है। नाउ एज वी मूव फर्दर अहेड, इसके अलावा हमको जो भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं, कश्मीर रीजन में देखने को मिले हैं, अलग अलग बुद्धिस्ट और हिंदू डेटीज के भी ये देखने को मिले हैं, जो कि बिलोंग करते हैं 8th 9th और 10th सेंचुरीज को। अच्छा, जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदुइज्म में मैक्सिमम ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स अगर आप देखोगे, दे आर समहाउ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, और लॉर्ड विष्णु के अलग अलग अवतारों पे। यहाँ पे आपको विष्णु के अलग अलग अवतार, जैसे चतुरान हो गए, वैकुंठ विष्णु हो गए, द 4 हेडेड विष्णु, जिनकी पूजा आराधना अर्चना की जाती थी, वो आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे टाइम पीरियड या सेंचुरीज चेंज होती गई, उसी तरीके से द प्रेयर ऑफ विष्णु या द ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म या वैष्णविज्म, that led to the influence of all these structures. नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ज्यादातर बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि 9th सेंचुरी सीई में बहुत प्रोमिनेंट हुए पाला सेना स्कूल के थ्रू विद द पाला पीरियड। ये इंटरलिंक करते हैं, स्पेशली इन बंगाल एंड बिहार रीजन। यहाँ पे आपको 4 आर्म अवलोकितेश्वर देखने को मिलेंगे, जो कि एक मेल फिगर थे त्रिभंगा पोज में, जैसे वो डांसिंग गर्ल थी, ये वाली इन द फीमेल पोज, सेम आपको मेल फिगर्स देखने को मिलेंगे। वज्रायन फेज ऑफ बुद्धिज्म में जो फीमेल गॉडेस एंड तारा देवी, द तारा इमेजेस वर वेरी पॉपुलर, जहाँ पे बुद्धा की जो रादर आराधना होती थी, प्रेयर होती थी, दैट वाज डन इन द फॉर्म ऑफ अ फीमेल डेटी। इसके बाद अलग अलग अगर हम ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो पल्लवा पीरियड में जो बेस्ट पल्लवा ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, वो था अर्थ पर्यनक आसन में, जहाँ पे एक पैर उनका नीचे लटका हुआ है, द योगिक पोस्चर, जिसमें शिव जी बैठते थे, एक पैर उनका आसन के साथ, एक पैर नीचे लटका हुआ है। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पल्लवा ब्रॉन्ज आइकन्स। इसके अलावा दूसरा था आचमन मुद्रा, जहां पे वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आए दैट ही इज कंज्यूमिंग पॉइजन, ही इज अबाउट टू कंज्यूम पॉइजन। एक उस पर्टिकुलर पोज में भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर बहुत फेमस हुए हैं, एंड इसका पीरियड था 8th सेंचुरी। विजयनगर एम्पायर 16th सेंचुरी में जब अपने पीक पे था, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट स्कल्पचर बहुत प्रोमिनेंट हो गया था, कि भाई जो भी राजा महाराजा हैं, रॉयल पेट्रन्स इंश्योर करते थे कि हम कैसे नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसी तहत हम लोगों को तिरुपति में बहुत सारे प्रोमिनेंट लाइफ साइज स्कल्पचर्स देखने को मिले। जो राजा थे वहां के, कृष्णदेव राय, उनकी 2 जो रानियां थी, तिरुमलंबा और चिन्ना देवी, उन दोनों के बड़े बड़े लाइफ साइज 6-6 फीट के स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिले। फिजिकल बॉडी इस तरीके से थी कि वो झुक के प्रणाम कर रहे हैं, एक नमस्कार मुद्रा में, दे आर प्रेइंग टू द गॉड्स एंड दे आर आस्किंग और इन्वोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। ये तो हमारा ब्रॉन्ज स्कल्पचर हो गया टिल द एंशिएंट इंडिया पीरियड। अब हम जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कशन करेंगे मिडीवल आर्किटेक्चर का, कि भाई मिडीवल आर्किटेक्चर में हमको ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स कहाँ कहाँ देखने को मिले। तो सबसे प्रोमिनेंट ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो दुनिया में आज भी करोड़ों में बिकते हैं, बहुत पाए जाते हैं, बहुत डुप्लीकेट होते हैं, वो है चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो कि 10th से 12th सेंचुरी सीई को बिलोंग करता था। एक्सक्विजिट पीसेस होते थे ये आर्ट के, जिनको डेवलप करा गया था इसी टाइम के दौरान। और यहाँ पे ना कुंभकोणम वगैरह में ये अलग अलग टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया जाता था साउथ इंडिया में।
जितना भी चोला ब्रॉन्ज वर्क था, उसको एक विडोड क्वीन थी सेम्बियान महादेवी 10वीं सदी में, और वो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, काम करती थी। द मोस्ट फेमस इमेज ऑफ द ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो आपको मिडिवल आर्किटेक्चर में देखने को मिली थी, वो थी शिव की मूर्ति, शिवा की मूर्ति, जहां पे उनको एज नटराज डिपिक्ट किया गया था। एंड तंजोर रीजन में ये फाइंड की गई थी, जहां पे देयर वाज अ बिग बिग लॉट ऑफ आइकोनोग्राफी एसोसिएटेड विद इट। कल्याण सुंदरा मूर्ति आपको देखने को मिली 9th सेंचुरी में, जहां पे शिव पार्वती की मैरिज जो पनी ग्रहण समारोह है उसको रिप्रेजेंट करा गया। अलोंग विद दैट दो अलग अलग स्टैचुएट्स बनाए गए शिव पार्वती के, कॉमन स्टैचुएट में नहीं दिखाया गया। फिर एक शिव पार्वती का यूनियन दिखाया गया जो अर्ध नारीश्वर दिखाए गए, हाफ फीमेल हाफ मेल का जो एम्बॉडीमेंट था उसको दिखाया गया थ्रू द ब्रॉन्ज स्कल्पचर। और इसके अलावा पार्वती के अलग अलग जो सिंपल इमेजेस थे, मतलब सिंगल इमेजेस ऑफ पार्वती वर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट थ्रू आउट। फिर अगर हम पॉटरी की बात करते हैं, हमने जब स्कल्पचर्स पढ़ लिया, अगर हम पॉटरी की बात करें, अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा महत्व देते हैं इस चीज पर। इससे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का प्रोमिनेंस आया कुषाण राजाओं से, जो कनिष्क थे उन राजाओं से, जो गांधार आर्टिस्ट से बहुत मोटिवेटेड थे। गांधार मतलब जितना भी हमारा अफगानिस्तान और इंडो बैक्टीरिया वाला रीजन है वो, जहां पे ये बुद्धा की लाइफ पे, जटाका पे, जो कि बुद्धा के इमेजेस हैं, बोधिसत्वा है, उनको प्रोड्यूस करते थे ये लोग। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को हम ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धा के बर्थ को दिखाया जाता था, डिपिक्ट किया जाता था, उनके रिनाउंसिएशन को दिखाया जाता था, किस तरीके से वो प्रीच कर रहे हैं, अपने सर्मन्स दे रहे हैं, अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो डिपिक्ट किया जाता था। और फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी एडी में ये स्कल्पचर्स बहुत प्रोमिनेंट हुए। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो ड्रेपरी होती थी, बहुत थिक ड्रेपरी होती थी, बहुत बोल्ड फोल्ड लाइंस आती थी, और एक रियलिस्टिक मैनर में बहुत बहुत बारीकी से काम किया जाता था। जो फिजिकल फीचर्स हो गए, जैसे मुस्टैश हुई, मसल्स हुई, कर्ली हेयर हुए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक एसिमिलेटिव कैरेक्टर था वैष्णव और शिवा फेथ का, अलॉन्ग विद द बुद्धिस्ट इमेजेस। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में तो सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजेस हमको ज्यादा देखने को मिले, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में पैरेलल चलता था, जहां पे हमको बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स के साथ साथ वैष्णव और शिवा फेथ्स के, दोनों शैव फेथ्स के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले। जो शिवा की मूर्ति थी, विष्णु की मूर्ति थी, अकेले नहीं होती थी, हमेशा उनके बेटर हाफ के साथ, पार्वती और लक्ष्मी के साथ होती थी। और यहाँ पे अलोंग विद दैट जो फीमेल फिगर्स थे, उनको यक्षिणी की तरह, जो अप्सरा थे, उनको बहुत ब्यूटीफुली कार्व करा जाता था। तो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन, अलग अलग लोक हो गए, परलोक हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के स्कल्पचर्स में दिखाए जाते थे। एक चीज और देखी जाएगी कि कभी भी विष्णु और शिव को एक यौगिक पोस्चर में नहीं दिखाया जाता था, बट हमेशा उनको उनके वेपन्स के साथ रिप्रेजेंट करा जाता था, दैट दे आर ऑलवेज कैरिंग अ वेपन और दे हैव अ वेपन इन पर्सन। जैसे उनका चक्र हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमेशा होती थी। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें, ये फोकस करता था इंटरनल ब्यूटी पे, जहां पे जो बॉडीली जेस्चर वो इतना मैटर नहीं करता था, जो फेशियल सेंटिमेंट्स है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होता था। तो बहुत ज्यादा बोल्डनेस थी इमेजेस में, जहां पे क्रिएटर्स ना कभी भी एनाटॉमिकली करेक्ट ह्यूमन बुद्धा नहीं बनाते थे। एनाटॉमिकली करेक्ट मतलब जैसे फीचर्स उतने ज्यादा शार्प नहीं होंगे, उतने ब्यूटीफुल नहीं होंगे, बट वो जो मैसेज किसी मुद्रा का या किसी एक इंसिडेंट का देना चाहते थे, वो बहुत क्लियरली देते थे। अब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का कंटेम्प्रेरी था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हुआ, जहां पे क्राइस्ट के टाइम पे ये आया, और जो परफेक्शन था, प्रोपोर्शन था, वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया। यहाँ पे नागार्जुना कोंडा में आपको वकटका स्टाइल और गुप्ता आर्ट स्टाइल बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे अक्रॉस द अमरावती स्कूल, जहाँ पे स्टोन स्कल्पचर्स में इन लोगों ने महारत हासिल करी थी। जैसे अगर आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के स्कल्पचर देखोगे, वो ग्रे कलर में होते थे, मथुरा स्कूल के रेड सैंडस्टोन में होते थे, अमरावती में व्हाइट कलर में होते थे, जहां पे जग्यापेरा हो गया, नागार्जुना कोंडा हो गया, अमरावती हो गया, वहां पे बहुत ब्यूटीफुल प्रीडोमिनेंटली व्हाइट मार्बल में स्तूपास बनाए जाते थे, काम किया जाता था। जो स्कल्पचर्स थे वो एक उनमें क्वाइट नेचुरलिज्म होता था, मूवमेंट का, ह्यूमन फॉर्म का, फ्लोरल फॉर्म का। इसी के साथ साथ जो एक सेंस ऑफ मूवमेंट है, एनर्जी है, इन स्कल्पचर्स में बहुत अच्छे से दर्शाई जाती थी। जो भी ह्यूमन फिगरीन थे वो बहुत स्लेंडर दिखाए जाते थे, लेकिन लंबे दिखाए जाते थे। जो फेशियल एक्सप्रेशन यूजली ओवल शेप होता था, राउंड फेस नहीं होता था, और बहुत अच्छे से डिलीनिएट करते थे, एक्सप्रेसिव फीचर्स होते थे। अलॉन्ग विद दैट जो एनिमल्स थे, उनको एक नेचुरलिज्म दिखाया जाता था, लश ग्रीन एनवायरमेंट, लश ग्रीन वेजिटेशन भी साथ में डिपिक्ट की जाती थी। नैरेटिव क्या होता था इन स्कल्पचर्स का, इन कहानियों का अगर हम बात कर रहे हैं,
बुद्धा की लाइफ हुई, बोधिसत्व हो गया, मतलब बुद्धा के जीवन के जो इंसिडेंट्स थे वो बड़े अच्छे से दर्शाए जाते थे। जैसे उनका बर्थ हुआ, उनको जो जो मिरेकल्स उन्होंने परफॉर्म करे, एनलाइटनमेंट हुआ, मारा के ऊपर जो उनकी विक्ट्री थी, सुंदरी, नंद, तुषिता, हेवन, अंगुलीमाला, इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इवेंट्स, या किस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल करी इन सारे इनर डीमंस के ऊपर, उसको भी रिफ्लेक्ट किया जाता था। तो अगर आप एक एक करके सारा एग्जाम्पल देखोगे, ये ग्रे शेड में आप देख रहे हो, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का स्कल्पचर है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितनी प्रोमिनेंट ड्रेपरी है, कितने प्रोमिनेंट लाइक पिक्यूलियर और पर्टिकुलर फीचर्स हैं। ऑन दी अदर हैंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से बॉडी का जो जिस मुद्रा को वो दिखाना चाहते हैं उसको डिपिक्ट करा गया है, लेकिन फीचर्स इतने ज्यादा शार्प नहीं है। ऑन दी अदर हैंड व्हाइट मार्बल में बनाया गया अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पे एक पूरी स्टोरी को डिपिक्ट करा जा रहा है, एक पूरा कहते हैं ना आप, एक पूरा विजुअलाइजेशन क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉटरी की बात करें, ये कहानी तो होती है स्कल्पचर की। भाई इतना प्रॉमिसिंग पीरियड था, इतना प्रोमिनेंट पीरियड था, तो पॉटरी भी कहीं ना कहीं डेवलप होती थी। एटलीस्ट बर्तन तो कहीं ना कहीं रखे ही जाएंगे, किसी ना किसी तरीके के वेसल्स हो गए, मटके हो गए, किसी ना किसी तरीके के जो सेरेमिक्स होते थे उसको रखा जाता था। हम शुरू करेंगे न्योलिथिक एज से। अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो न्योलिथिक एज में एक अनग्लेज्ड, अनबर्निश्ड, रफ सरफेस वाले हमारे को बर्तन देखने को मिले, कि जिनका जो बाहर का सर्फेस है वो बहुत खुरदरा होता था। जैसे लाइक दिस इज अ वेरी सॉफ्ट इन पार्ट, ये बहुत सॉफ्ट प्रॉपरली स्कल्प्टेड, एक पेक्यूलियर पर्टिकुलर शेप का स्कल्पचर है, या आप बोल सकते हो पॉटरी है, बट वहां पे बहुत ज्यादा कोर्स होता था मटेरियल, जहाँ पे क्ले को मिक्स किया जाता था माइका के साथ, कोई पेंटिंग नहीं होती थी, हैंडमेड कोर्स ग्रे कलर की पॉटरी होती थी न्योलिथिक एज में, जहाँ पे रस्सी को बांधा जाता था, जो राइस हस्क के कॉर्ड्स होते हैं उसको बांधा जाता था गीली मिट्टी पे, ताकि वो कोई इंडेंटेशन मार्क्स, कोई डिजाइन मार्क्स को छोड़ जाए। पूरे भारत में ये पाई गई कोर्स ग्रे पॉटरी, इंक्लूडिंग द साउथ इंडिया, जहाँ पे बुर्जहोम जो कश्मीर के पास है, शायद 30 किलोमीटर होगा श्रीनगर से, वहां पे भी कोर्स ग्रे पॉटरी पाई गई है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि न्योलिथिक एज के जो भी लोग थे उस टाइम के, जो भी ट्राइबल थे, ऑलमोस्ट अक्रॉस अ गुड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया दे वर प्रेजेंट, इंक्लूडिंग द साउथ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड मूविंग डाउन। और ये पॉटरी सिर्फ ग्रे कलर की नहीं होती थी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर भी होता था, ग्रे वेयर होता था, मैट प्रेस्ड वेयर भी होता था। तो अगर आप पॉटरी देखोगे न्योलिथिक एज की, इस तरीके के कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर्स होते थे कि बहुत ज्यादा दरदरा है, बाहर से टच करने में सॉफ्ट नहीं है, एंड प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती थी। कौन से इंपॉर्टेंट साइट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये वाले सारे साइट्स अक्रॉस द, अब जो प्रेजेंट आप बोल सकते हो, जो हमारे ब्लैक और रेड वेयर भी पॉटरी है जो टुवर्ड्स द पाकिस्तान पार्ट प्रेजेंट है। देन फ्रॉम देयर अगर हम बात करें चालकोलिथिक एज की, चालकोलिथिक एज में जो पॉटरी चली वो ब्लैक वेयर या रेड वेयर की चली। ब्लैक ऑन रेड भी होता था, जिसमें जो आप जोरवे कल्चर में देखोगे जिसको प्रॉपरली ट्रीट करा जाता था। इसी के साथ साथ चालकोलिथिक एरा हमारा पहला मेटल एज बोला जाता है डिस्टिंक्ट कल्चर्स में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉटरी। जैसे हम आहार कल्चर देखेंगे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, मालवा कल्चर देखेंगे वेस्टर्न एमपी में, जोरवे कल्चर देखेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ये शहर हैं छोटे छोटे, जहां पे ये स्कल्पचर्स पाए गए, इसीलिए इस पॉटरी का नाम, ये इन कल्चर्स का नाम ऐसे पड़ गया। ब्लैक और रेड वेयर प्रोमिनेंटली पाया जाता था अहर बानस में, जहां पे ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी में व्हाइट कलर का डिजाइन होता था। तो जैसे ये जो आप लाइंस देख रहे हो, स्ट्रीक्स देख रहे हो, ये व्हाइट कलर में होते थे। जॉर्वे वेयर में क्या होता था, ब्लैक को पेंट किया जाता था रेड कलर की पॉटरी के ऊपर, जिसपे एक मैट फिनिश दिया जाता था। जो हमारा ऑकर कलर्ड पॉटरी है, जिसको ओसीपी बोलते हैं, हल्का सा गेरुआ रंग का पॉटरी होता था, जो कि हरप्पा का बच्चा या हरप्पा का एक जूनियर कंटेम्प्रेरी माना जाता था। और यहाँ पे कॉपर होड कल्चर आपको गंगा वैली में, गंगा जमुना दोआब में ये पाने को मिलेगा। स्पेशली जो पीरियड था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, 2000 से 1500 बीसी के अराउंड देखने को मिला। फिर हम चलते हैं वैदिक एरा की तरफ, जहां पे हम लोगों को पीजीडब्ल्यू साइट्स देखने को मिले, जो एक वैदिक साइट्स जिनको पीजीडब्ल्यू बोला जाता है, पेंटेड ग्रेवेयर बोला जाता है, और आयरन ऑब्जेक्ट्स और सीरियल्स इसमें बिल्कुल नहीं पाए जाते थे। यहाँ पे ये प्री आयरन फेज था पीजीडब्ल्यू का, जो वैदिक पीरियड है। और जो लेटर वैदिक पीरियड था वो आयरन फेज था पेंटेड ग्रेवेयर का। तो पेंटेड ग्रेवेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। वैदिक एरा में आयरन ऑब्जेक्ट्स और सीरियल्स नहीं पाए जाते थे। लेटर वैदिक एरा में हमारे आयरन, सीरियल, ये सब कुछ पाया जाता था। तो आयरन एज पॉटरी हमको गैंडेटिक प्लेन में घग्गर हाकरा वैली में पाने को मिली, जहां पे 1200 बीसी से 600 बीसी में हमको मथुरा में बिगेस्ट साइट मिली पीजीडब्ल्यू की।
एंड देयर इज अ म्यूजियम ऑल्सो इन मथुरा जहाँ पे ये सारी की सारी पॉटरी स्टोर की गई है, जो आप जाके देख भी सकते हैं। कैरेक्टराइज की जाती थी बाय ग्रे पॉटरी, जिसके ऊपर जो डिजाइन होता था, पेंटिंग होती थी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, ब्लैक में होते थे। कुछ कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस तक ही ये कन्फाइंड थी, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, अपर गंगा वैली वाला पार्ट हो गया, जो हमारे विलेजेस हुए, टाउन सेटलमेंट, छोटे छोटे एरिया में, कस्बों में आप बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर लार्ज सिटीज में कहीं पे भी नहीं होती थी ये, ठीक है। सो आज की क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही। आई विल बी सीइंग यू फॉर द फर्दर लेक्चर्स। आर्ट एंड कल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, दे विल बी अ पार्ट। वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू डेज रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू क्लास में मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अन अकेडमी। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।